नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चंद लाइनें आपके सामने बोलना चाहती हूं कि चिंतित हैं आज सभी बुद्धिजन कैसे बचाएं हम अपना पर्यावरण। कोई कहता है वृक्ष लगाओ, कोई कहता है जो है उन्हें बचाओ। तो आप समझ ही गए होंगे हमारे इन लाइनों से कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रही हूँ पर्यावरण की। तो इसी पर चर्चा करने वाले हैं हम। इससे पहले हमारे साथ स्टूडियो में कुछ हमारे मेहमान उपस्थित हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर साधना शुक्ला जी और मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमल चंद्रा जी, साथ ही सरोज लता सोनी जी, साथ ही सुषमा पटेल जी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम में शुरुआत करने से पहले एक शब्द है जो है पर्यावरण, मैं उससे शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पर्यावरण का असली मतलब क्या है। देखिए, पर्यावरण का असली मतलब है, हम पहले संधि समास ये सब पढ़े हैं स्कूल टाइम में जी। तो इसकी अगर हम संधि करते हैं तो परिधन आवरण, परि का मतलब होता है बाहरी और आवरण का मतलब होता है कवच जी। तो हमारे जो हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ हवा है, पानी है और हमारे आसपास जीव जंतु हैं, वृक्ष हैं, इन सभी का जो आवरण है उनको सुरक्षित रखता है, उसको हम पर्यावरण कहते हैं जी। जो अनेक प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, अच्छा भी डालता है, बुरा भी डालता है। जी जी, जी। डॉक्टर शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि चूंकि महिलाएं जो हैं वो अधिकतर समय तक घरों पर ही रहती हैं, जो पुरुष होते हैं वो घर से बाहर चले जाते हैं, कभी ऑफिस के लिए या फिर किसी जरूरी काम के लिए वो अक्सर बाहर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि पर्यावरण में वो तो कम ही अपना योगदान दे पाते हैं, लेकिन महिलाएं घर पर रहकर पर्यावरण में कैसे अपना योगदान दे सकती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की ही हो रही है और पर्यावरण की सुधारने की जिम्मेदारी केवल हम लोग शासन के ऊपर नहीं दे सकते, उसके लिए हम सब की थोड़ी थोड़ी सी भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। तो हम घरेलू महिलाएं घर में रहते हुए भी बहुत सारी बातों का ध्यान रख सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हमको सबसे पहले पर्यावरण बचाने के लिए आसपास में स्वच्छता की बहुत ज्यादा जरूरत है और आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और धरती के लिए पोषक तत्वों की भी प्रॉपर जरूरत, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। साथ ही साथ जो हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे और साफ सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसके साथ साथ में हम लोग ये भी कोशिश करें कि प्लास्टिक का, थर्मोकोल का और जैसे एक टाइम हम उपयोग करके उसको फेंक देते हैं तो कम से कम हम प्लास्टिक का उपयोग करें। और जैसा अभी हम लोगों का नगर निगम में भी है कि गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग करें तो वो उसको खाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कोरोना का समय, वो दौर हमने सबने ही देखा, बच्चों ने भी देखना, और हो सकता है शायद हम उस दौर को कभी ना भुला पाए। तो उस वक्त आपने पर्यावरण के लिए क्या क्या किया। उस समय ये था कि सबसे पहले तो ये था, कोरोना का दौर काफी बहुत मुश्किल वाला था। उस समय हम क्या करते थे, सभी लोग मिलजुल के घर का काम करते थे। तो हम भी वैसा ही करते थे, गीला कचरा सूखा कचरा अलग करते थे और हम उसको गीले कचरे को खाद बनाने में फिर वो गमले में डाल देते थे, ऐसे हम यूज करते थे। तो उसको फिर रिप्रोड्यूस करते थे जी, बच्चों रिसाइकल करते जी, थे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप रिसाइकल करती थी उस वक्त जो आपका कचरा था। उसको कभी सूखे कचरे को और गीले कचरे को अलग अलग तरीके से। तो बच्चों के लिए क्या सीख देना चाहेंगी आप। बच्चों को मैं यही सीख देना चाहूंगी कि जैसे वो कुछ भी रहता है, प्लास्टिक की चीज है, उनको तो यूज नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक हमें नहीं यूज करना चाहिए। और जैसे गीला कचरा निकल रहा है तो उसको ऐसे करना चाहिए, जैसे केले के छिलका का मैं एग्जांपल देती हूँ, उसको रख लेना चाहिए। जैसे 4-5 छिलके हमने इकट्ठे कर लिए, फिर उससे क्या होता है, उसको काफी दिन तक, मतलब 4-5 दिन हम रखते हैं तो बहुत अच्छी हमें उससे खाद जो है मिल जाती है। फिर जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें अगर हम डालते हैं तो वो बहुत अच्छे फ्लावर्स निकलते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लंबे समय तक घर में ही रहती होंगी और जो सर हैं वो अपने जरूरी काम से बाहर चले जाते होंगे, तो आप उस वक्त पर्यावरण पे आपका जो समय बचता है, तो पर्यावरण को आप कैसे समय देती हैं अपना।
मेन रूप से जैसे कहते हैं ना, हम गृहिणियां कुछ न कुछ तो पर्यावरण के लिए कर सकते हैं। जी। जैसे घर पर चाय बनती है तो चाय की पत्ती जो है उसको हम धो लेते हैं और उसके लिए खाद के रूप में हम जैसे गुलाब के पौधों में डाल देते हैं, अलग अलग जगह पर डाल देते हैं। और भी कई ऐसी चीजें होती हैं, जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं उनको हम इकट्ठा किया और एक डब्बा अलग से बना लेते हैं, जिसमें हम सब्जियों के छिलके, जो भी पौष्टिक पदार्थ होते हैं, खाने पीने की जो भी चीजें होती हैं, उनको हम अलग रखते जाते हैं, जो सड़े ना, लेकिन वो खाद बन जाए। सारे छिलके इकट्ठे करके फिर उनको कुछ दिन बाद 10-15 दिन के अंदर वह खाद, जैविक खाद बन जाती है और फिर हम उसको पेड़ पौधों में डाल देते हैं। दूसरी बात, हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि वह कम से कम 1-2 पौधे छोटे छोटे लगाए, उनके हाथों से पौधे लगवाना है, उनको बताना है कि बेटा पर्यावरण क्या होता है, ये हम पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधों से बहुत सारी चीजें हमें मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ी मिलती है, फल फ्रूट मिलते हैं, यानी पेड़ का हर एक भाग हमारे काम में आता है और पेड़ पौधे ही हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। पेड़ पौधे बादलों को भी आकर्षित करते हैं पानी के लिए, है ना। और भी हमने जब कोरोना का टाइम आया था तो हमने भी यज्ञ किया था घर पर, और यज्ञ करने से जो सुगंधित पदार्थ उसमें डालते हैं, जो भी 4 तरह के पदार्थ उसमें डाले जाते हैं, मिष्ट, सुगंधित और औषधीय पदार्थ, ये 3-4 तरह के पदार्थ होते हैं जो हम उसमें डालते हैं, जिसके कारण जो वातावरण में जो फैलता है, जो जिसको धुआं नहीं कहते, क्योंकि वो जलते हुए पे जब डालेंगे तो धुआं नहीं निकलेगा, एक अलग तरह का सफेद जो धुआं रहता है, वह एक तरह की गैस बनाता है जिससे ऑक्सीजन बनती है। जैसे कहते हैं ना, उसकी लकड़ी होती है आम की लकड़ी, आम की लकड़ी पर अगर घी डाला जाए तो वह ऑक्सीजन को बनाने में सहायता करती है, और वह ऑक्सीजन पूरे वातावरण में फैलती है तो रोगों का तो दूर होना आवश्यक ही है, हो ही जाएगा। और इस तरह से यज्ञ के द्वारा भी हम पर्यावरण को दूर कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे मम्मियां, हम जब हम घर में बहुत सारे कचरा इकट्ठा हो जाता है तो हम कचरे वाले को अपना कचरा डालने जाते हैं, तो मैं अक्सर क्या करती हूँ कि उस कचरे में गीला कचरा, सूखा कचरा दोनों एक ही में डाल देती हूँ। जब जाती हूँ उस कचरे को डालने या कचरे वाले को देने, तो वो क्या करते हैं, सूखे कचरे को अलग करवा देता है। अब एकदम मन नहीं होता मेरा उस गीले कचरे में से पन्नियां उठाना, गीली गीली एकदम घिन जैसी लगती है। तो जब बात आती है ना प्लास्टिक की पन्नियों की, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, मतलब जो प्लास्टिक की जो पन्नियां हैं उनको किस तरीके से हम रिसाइकल कर सकते हैं या फिर पर्यावरण से बचा सकते हैं हानि पहुंचाने से? आजकल मार्केट में ऐसी पन्नियां बिकने लगी हैं जो रिसाइकल हो जाती हैं, उनको अपने डस्टबिन में लगा के रखें और उनमें ही अलग अलग तरह के डस्टबिन रखें, गीला, सूखा, है ना। तो जो बाद में अपन को अलग करना ही नहीं पड़ेगा, जब पहले से हम अलग अलग रखेंगे तो ना हाथ गंदे करना पड़ेंगे, ना हमें कुछ घिन लगेगी कि अरे हम ये काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं घर में अपने की जब जल्दीबाजी में गीला कचरा, सूखा कचरा एक ही में डाला और वो तो कचरे वाला है, अभी ले जाएगा, कोई हमें तो मतलब ही नहीं है। लेकिन आपसे भी यही गुजारिश है कि कोशिश करिएगा गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखने की। अब हम बात आती है पर्यावरण अदालत पर बात करेंगे, तो मैम पर्यावरण अदालत है, कानून की बात होगी, तो पर्यावरण को कानून किस नजर से देखता है? पर्यावरण के लिए कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। सबसे पहले तो मैं वही क्लियर करूंगी कि आप जो गीले कचरे, सूखे कचरे की बात कर रही हैं, तो आपको शायद पता नहीं है या नहीं पता कि जो कचरे वाले कचरा उठाते हैं और अगर वो चेक कर लिया जाए तो उन कचरे वालों पर, वो निश्चित ही गरीब होते हैं, निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, उन पे 500 जो होता है वो जुर्माना हो जाता है। तो ये हमारी लापरवाही का एक वो परिणाम भुगतते हैं बेचारे। तो हमको इस बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि हम गीला कचरा, गीले 2 डस्टबिन रखिए आप घर में, गीले कचरे वाला और सूखे कचरे वाला, और जो पॉलीथीन है वो बायोडिग्रेडेबल यूज कीजिए। उसमें वो अगर जमीन के नीचे चली भी जाती हैं तो हो जाती हैं, सोल्यूशन उनका निकल जाता है। दूसरी बात यह है कि कानून तो बहुत सख्त है पर्यावरण को लेकर के। अब पेड़ काटना या जंगल काटने के लिए बहुत सख्त कानून है, और कचरे के लिए मैंने बताया ही आपको कि इस तरीके का कानून है। दूसरी बात है कि एक अवेयरनेस की भी बात होती है कि अगर हम पब्लिक में अवेयरनेस रखते हैं, जागरूकता रखते हैं पब्लिक में,
वो हम अपने घर से शुरू करते हैं कि घर में बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाए कि हम गीला कचरा गीली जगह एक दूसरे डस्टबिन में रखें, सूखा कचरा या इस तरह की पॉलिथीन यूज करें, तो वो बच्चे आगे जाकर निश्चित ही इसमें बहुत बड़ा योगदान देंगे। और सरकार तो कर ही रही है, लेकिन हम हर चीज सरकार पे नहीं छोड़ सकते। ये हमारा भी अपना कुछ एक दायित्व बनता है कि हमको जो सौगात मिली है। आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि संविधान में भी पर्यावरण को लेकर के एक एक्ट बनाया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A(g) कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह मूल कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जाति और वनस्पति सभी की रक्षा करे, संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वहीं पर अनुच्छेद 48A में राज्य की भी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है कि वो इस चीज को देखता है तो उसको कंट्रोल करे। किसी भी तरह से कहते हैं ना कि भय बिन प्रीत ना होए गुसाई, तो वो स्थिति कभी कभी हम पर भी लागू होती है। हम जैसे कचरे का उदाहरण दें, कचरा डाल दिया, अब जो होगा वो बेचारा भुगते गरीब आदमी, है ना। तो क्योंकि हमको वो भय नहीं है। अगर वो जुर्माना हम पर लागू हो किसी भी तरीके से, ये वीडियो कैमरे से या सीसीटीवी से, जैसे भी अगर सरकार पकड़ पाए और हमको जुर्माना करे, तो निश्चित ही हम इसके लिए और भी ज्यादा सजग होंगे। जी तो ये है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कमल जी कि कानून तो हमने अभी बनाया है, लेकिन पहले हम लोगों के पहले के समय में हमारे पास कोई कानून नहीं था, लेकिन हम स्वयं अपने आप में संयमित थे। हमारे घर में कोई रासायनिक खाद यूज नहीं होता था, हम लोग जैविक खाद का प्रयोग कर लेते थे। साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे कि हमारे लिए भगवान ने बनाया है कि क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, तो ये जो हमारी चीजें हैं, सबसे पहले हमारे लिए आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिल रहा है, वो हमारे लिए पेड़ पौधे हैं। तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होती थी कि वहां पर सबसे बड़ी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना है और वन सुरक्षित करना, संरक्षित करना आदमी स्वयं अपनी जिम्मेदारी से कर लेता था। पहले ऋषि खेती होती थी, ऋषि खेती में कोई खाद नहीं डालता था, उन्होंने बीज उठाए, धरती में डाल दिए, वे उगाए और उसके बाद में हम सब लोग उसका प्रयोग कर लेते थे। तो वहां पर प्रदूषण जैसी कोई बात होती ही नहीं थी। साथ ही साथ हम लोगों के पास जल, पर्याप्त नदियां भगवान ने हमको दी हैं, जिन चीजों में हमारे लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को जो कुछ हमें धरती हमको मिली है उसका सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। अब जल प्रदूषण को भी हमको प्रदूषण से बताना, जल को भी, वायु को भी। तो इतने सारे वाहन हैं, इतना धुआं करते हैं, इतनी सारी फैक्ट्री हैं, वो धुआं करते हैं। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि हम सामूहिक रूप से वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम चारों लोग एक ही ऑफिस में जा रहे हैं, तो हम चारों एक एक दिन अपनी एक एक गाड़ी निकालें। 4 आदमी 4 गाड़ियां निकालेंगे तो कितना पॉल्यूशन हो जाएगा। फिर जैसे अभी फरारी के कारण कितना सारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है, तो हमको फरारी जलाने से भी उसको रोकना चाहिए। वाहन देखिए जितना अधिक से अधिक कंट्रोल कर सकते हैं उतना तो हम करते ही हैं। साथ साथ में हम लोगों के पास बहुत सारे कर्तव्य हैं जिनका निर्वहन हम नहीं करते हैं और हमको करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को बहुत सारा जागरूक होना है। जागरूक करने के लिए भी हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी मिलकर कर रही हैं और हम लोग भी थोड़ी थोड़ी समाज सेवा करते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जागरूकता शिविर लगाएं, उन लोगों को ये सब सिखाएं। साथ ही साथ हम घरेलू महिलाएं क्या कर सकती हैं, उसमें हम लोग ये करते हैं कि हम प्रत्येक जन्मदिन पर अपने बच्चे से केवल एक पौधा लगवाएं, केवल एक पौधा। तो एक पौधा अगर हमारा बच्चा लगाता है और अगर हमारा बच्चा 20 साल का हो जाता है, या कभी कभी हम बच्चों को हॉस्टल भेज देते हैं, बाहर पढ़ने चले जाते हैं, अगर हमारा बच्चा हायर सेकेंडरी तक भी हमारे पास है तो हमारा बच्चा हो गया 17-18 साल का। तो 18 साल में अगर हमने 10 पौधे भी लगा दिए, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि 5-6 साल से हम उन्हें सिखाना शुरू कर दें तो हम प्रत्येक जन्म दिवस पर एक आदत सी डाल लें कि भैया हमको इसके लिए करना है। फिर ऐसे ही हम अपने माता पिता की स्मृति में भी कुछ पौधे, कुछ वाटिकाएं वो हम लोग कर सकते हैं। तो उसको हम लोग स्मृति वाटिका का नाम दे सकते हैं। स्मृति वाटिका में हमने अपने पिताजी की स्मृति में, माता जी की स्मृति में कुछ छायादार, कुछ फलदार वृक्षारोपण अगर हम करते हैं तो बहुत ज्यादा हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित काफी हद तक कर सकते हैं।
इसमें मैं थोड़ा सा सुधार और करना चाहूंगी आगे जी कि पौधा लगाना केवल हमारी जिम्मेदारी पौधा लगाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कम से कम 2 साल तक हम उसको पालें पोसें अपने बच्चों की तरह, क्योंकि 2 साल में वो पौधा जमीन में अपनी जड़ जमा लेता है, उसके बाद उसको देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ग्रो कर जाएगा। सही बात है। समय पर उसकी खाद पानी भी बदलना पड़ेगा। पूरा की और फोटो खिंचवा लेते हैं, ये सबसे बड़ा काम होता है कि पौधा लगाया, फोटो खिंचवाया, उसके बाद पौधे का क्या भविष्य है उस पर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। अब जैसे अपन लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस मना लेते हैं, अब विश्व पर्यावरण दिवस पे हमने ढेर सारे पौधे लगा लिए, उसके बाद उनका क्या हो रहा है कोई जानना नहीं चाहता और देख भी नहीं पाता। तो ये केवल औपचारिकता ना रहे, हम उनको और पालन पोषण भी करें, बिल्कुल, तो वहाँ भी हम लोग काफी कुछ बचा सकते हैं। दूसरी बात, आजकल सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि आगे हम लोगों को पीने के पानी की समस्या आने वाली है, और जल को संरक्षित करना, सुरक्षित करना, और व्यर्थ ना जाए हमारा पानी। ऐसा नहीं है कि नल खोल के खड़े हो गए, ब्रश कर रहे हैं, पाइप लगाकर गाड़ियां धो रहे हैं, पानी फालतू जा रहा है। तो ये पानी आज अगर हम नहीं बचाएंगे तो हमारा भविष्य में पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो इस पानी को भी हमको सुरक्षित रखना है। उसके लिए हम वाटर हार्वेस्टिंग भी कर लें, पानी को रिसाइकिल करके उसको उपयोग में लाएं। रिसाइकिलिंग की अभी हम लोगों के पास परेशानी नहीं है, लेकिन और आप मेट्रो सिटीज में देखिएगा, पानी सब लोग खरीद के पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर की कितनी प्रॉब्लम आ रही है। और भी बाहर विदेशों में भी पानी की बहुत समस्या है। दिल्ली में ही कितना पर्यावरण जी और प्रदूषित हो रहा है। दिल्ली में भी आए थे, बहुत आए थे एकदम हाई हो जाता है। पानी के रिसाइकल के लिए एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण है जो हम फॉलो करते हैं, आप लोग भी करती होंगी, कि घर घर में आरओ लगे हैं, आरओ का वेस्ट वाटर निकलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करके उससे घर में पोंछा लगवाते हैं, उसको पेड़ों में डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम मतलब करना चाहिए। और रही जो दूषित होने पर वातावरण दूषित होने की, एक सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए कि कोरोना काल में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं था प्रकृति में, सब अपने घर में अपनी जान बचाने के लिए बंद हो गए थे। तो आप देखिए करोड़ों रुपए खर्च करके भी कोई भी सरकार गंगा को शुद्ध नहीं कर पाई, है ना। तो उस समय हो गया, पर्यावरण शुद्ध हो गया। आप देखिए जालंधर से हिमालय दिखता था, जो कभी भी संभव नहीं था, वो इसलिए कि वातावरण शुद्ध था, कोई भी इस तरह की हवा या वो गैसेस वगैरह नहीं थी वातावरण में। और इसके लिए ये हमारे यहाँ एक कहावत है कि जहाँ जहाँ पांव पड़े सनसन के, वहाँ वहाँ हो गया बंटाढार। तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर, कि वही जहाँ अच्छे काम करता है और वहीं ये गड़बड़ भी करता है। सही बात है, सही बात है, सही है। आपने बिल्कुल सही कहा। बच्चों को भी जो देखते हैं हमारा आचरण, तो वो भी इसको फॉलो करते हैं। जी, स्कूल वगैरह में भी ये कैंप चलाना चाहिए। बिल्कुल सही, समझाना चाहिए युवा शक्ति को, खास तौर से कि पेड़ों की कटाई हमारी जिम्मेदारी उनको दे दें तो फिर तो देश का पर्यावरण। पेड़ पौधों की सभी की जरूरत है कि यहाँ पानी की रक्षा करना है, वहाँ मृदा की भी रक्षा करना है। सही है, क्योंकि मृदा भी हमारी आजकल ऐसे, क्योंकि मकान बन रहे हैं, सीमेंट रेत उपयोग हो रहा है, प्रदूषण से कई तरह से फैल रहा है। हमारी मृदा जो मिट्टी है वो भी प्रदूषित हो रही है। बिल्कुल। और अगर हम उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं तो किसी काम के नहीं रहेंगे, 2 दिन में ही वो सूख जाएंगे। सही बात है। एक उदाहरण मैं दे रही हूँ पर्यावरण सुरक्षा का, कि हमारी लोकेलिटी में अभी 15-20 दिन पहले एक गाय मर गई, ठीक है ना। तो जब उसकी बहुत शोक संवेदना व्यक्त कर रहे थे, गौ माता मर गई, ये हो गया वो हो गया। पहले तो केयर करते ही नहीं है, पाल लेते हैं, दिन भर खुला छोड़ते हैं, दूध निकाला सुबह शाम और दिन भर के लिए खुला छोड़ देते हैं। वहाँ क्या खाती है क्या नहीं खाती। वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया तो उसमें पता चला कि उसके पेट से 80, जब उन्होंने उसको ऑपरेट किया, पोस्टमार्टम किया सॉरी, तो जब 80 किलो पॉलिथीन उसके पेट से निकली, जो उसकी मृत्यु का कारण था। तो ये इस तरह की हम गलतियां करते हैं। जो कानून भी बन गया है कि हम ऐसे
कचरा पन्नी में बांधा और फेंक देते हैं। खाने की चीजें पन्नी में बांधी फेंक देते हैं और वो खाने के चक्कर में वो पन्नी तक खा जाती है। और उसका ही एक वजह रहती है कि वो बेचारे अपने मौत को सामना करती है। ये बच्चों से भी अगर कुछ डलवाया जाए गाय वगैरह को, तो ये ध्यान रखें कि पॉलिथीन समेत ना डालें। बच्चों को समझाए कि उनको कितना नुकसानदायक करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, पेड़ पौधे तो हमारे औषधियों में बहुत ज्यादा बहुत, हाँ सही बात है, करते हैं कहीं ना कहीं। और देखा जाए तो जो हमारे 4 वेद है उनमें भी पर्यावरण का बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है। जी हाँ, जी हाँ, है ना? जी जी जी। इसलिए तो पेड़ पौधों की पूजा इसलिए सही बात है, सही बात है, इसलिए बताया गया सही है। यज्ञ में जो सामान डाला जाता है वो पर्यावरण की शुद्धि के लिए ही होता है, सही है। ऑक्सीजन बनने के लिए होता है, सुगंधित पदार्थ भी होता है उसमें, और औषधि का भी रहता है, रोगनाशक जो उसमें जड़ी बूटियां होती हैं पेड़ पौधों की, वो उसमें डाली जाती हैं। जी जी। और जो जिससे पूरे, जैसे जो यज्ञ करता था उसके घर में तो कोरोना प्रवेश करा ही नहीं। नहीं। और दूसरी सही यज्ञ के कारण वो नहीं आ पाए, क्योंकि जो वातावरण था ना केवल वह परिवार बल्कि आसपास का परिवार भी उससे सुरक्षित रहा। ये केवल एक जगह का नहीं, पूरे वातावरण में इसका प्रभाव रहता है। ये बहुत बड़ा इसका वैज्ञानिक कारण है। और हमें पर्यावरण की शुद्धि के लिए मृदा को, जल को, वायु को, सबको शुद्ध करने का हमें प्रयास करते रहना चाहिए और बच्चों को भी वही सिखाना चाहिए। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे घर में ऐसे हमारी दादी लोग बोला करती थी कि अंतरिक्ष शांति, राह पाय शांति, पृथ्वी शांति, औषधि और शांति, शांति। अब ये वनस्पति शांति, हाँ विश्व देवा, तो ये वनस्पति तो हमारे विश्व का सबसे बड़ा देवता है। और जो वनस्पति हम सब जीव जंतुओं का पालन पोषण कर रही है तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए ना हम लोगों को सबसे पहला जरूरी है शाकाहारी हो और मांसाहार से बचें। तो मांसाहार से जितना अधिक हम लोग बचेंगे उतने ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो शाकाहार भी इसके लिए ज्यादा जरूरी है। और घर परिवार से ही हम लोग सिखाते हैं, बच्चे भी सीख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उससे काफी फर्क पड़ता है। और दूसरी बात, अभी जैसे अभी कमल जी ने बताया कि हम लोगों ने वो गाय के पेट में से इतना सारा पॉलिथीन निकाला, तो पॉलिथीन का उपयोग ना करने के लिए हम लोग के पास सबसे अच्छा एक अच्छा ऑप्शन ये है कि हम लोग जब भी खरीदारी करने के लिए जाएं अपने बैग में से अपनी थैली निकालें और पॉलिथीन घर लेकर ही ना आए। तो कोशिश करें कि हम लोग अलग अलग, लेकिन फिर भी पॉलिथीन हमारे घर में आती है, कैसे आ जाती है? कहीं दूध के बहाने, हाँ दूध के बहाने या कुछ ऐसा जो जैसे हम तेल के पाउच आ रहे हैं या जो भी आ रहा है, तो उसमें तो हमारे बोतल आ रहे हैं। हाँ तो वो पॉलिथीन तो हमारे घर में आ जाता है। लेकिन पॉलिथीन के निवारण के लिए फिर हमको उसको साइड बाय साइड तो करना ही पड़ता है। तो एक किनारे में वो रहे और थैलियों का प्रयोग हम करें तो ज्यादा अच्छा है। सभी लोग घर से निकलने से पहले 1-2 थैली अपनी गाड़ी में रखी रहे, पर्स में रखे रहे, तो उससे भी हम लोग काफी पॉलिथीन को तो बचा ही सकते हैं। तो इतना तो हम लोगों को करना ही चाहिए। जी, वो तो सही कहा। जी, जब बात आती है प्लास्टिक की, पॉलिथीन की जब बात आती है तो सरकार को किस तरीके से सहायता करनी चाहिए? सरकार को, क्योंकि जब तक कहीं ना कहीं सरकार अगर सख्त नहीं होगी तो आम जनता बिल्कुल नहीं होगी। एकदम राइट। सरकार कई लोग ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कई बैचलर्स ऐसे होते हैं जिनमें आलस कूट कर भरा बहुत ज्यादा। सही है, सरकार तो नियम बना देती है, कानून बना देती है, लेकिन उसका पालन करना हम नागरिकों का कर्तव्य है। सही बात है। उनका पालन हम नहीं करेंगे तो सरकार से तो बेईमानी है ही, स्वयं से भी बेईमानी है। हम अपने शरीर को नुकसानदायक बना रहे हैं, पर्यावरण से भी है। तो ये मुझे लगता है कि सरकार को सख्त होना चाहिए। जो नियम बनाने से ही केवल कुछ नहीं होता है, नियम का जो पालन सख्ती से करवाना चाहिए। अभी कुछ माह पहले हमारी लोकेलिटी में हो गया, पॉलिथीन बंद हो गई। हाँ बैन हो गई है। और ये भी कि जहाँ पकड़ी जाएगी वहाँ 500 रुपए जुर्माना होगा। हाँ, मुश्किल से 8-10 दिन या 15 दिन ज्यादा से ज्यादा ये व्यवस्था चली कि घर से लोग थैले लेके जाते थे, अपना परचेज करते थे। मगर उसके बाद फिर शुरू हो गया। पहले चोरी छुपे। अच्छा नहीं, दुकानदार, अच्छा आंटी जी आप बैग नहीं लेके आए? अच्छा मेरे पास है एक पॉलिथीन, मैं दे देता हूं। लीजिए। तो उसको अपना सामान बेचना। धीरे धीरे फिर वो खुले पे आ गए। तो ये हो जाता है कि वही कि रामायण में कहा गया है, भाई बिन प्रीत न होए। सही बात है, सही है। तो
सरकार चूंकि शासन करती है और शासन कभी भी नरम नहीं होना चाहिए, शासन को सख्त कठोर होना चाहिए, कठोर होना चाहिए और नियम भी तो कठोर बनना नहीं, चाहिए। और जिस तरह नियम बनाओ उस तरीके से फिर पालन भी करवाओ। सही बात तो है। ये सरकार कर सकती है, हाँ जो नहीं करती अभी तक। जी, बिल्कुल, उसमें आपने एक सही बात मैं और भी जोड़ना चाहती हूँ। अभी सबसे ज्यादा हो रहा है अवैध खनन। हाँ। जो खनन हो रहा है वो खनन क्या हो रहा है कि हम लोगों ने अगर मुझे परमिशन मिली है 2 एकड़ की तो मैं 5 एकड़ तक खनन कर लेती हूँ, है ना। बाद में फिर पता चल लाइसेंस हमारे पास 2 एकड़ का है, हम 5 एकड़ का खनन कर रहे हैं, उसके बाद कोई आया, हमने जानबूझ के उसको रिश्वत दे दिया। तो इसको भी बढ़ावा तो हम ही लोग देते हैं ना, रिश्वतखोरी को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं और अवैध खनन तो हम कर ही रहे हैं। तो ये हमारी अपनी मॉरल जिम्मेदारी होना चाहिए, हमारी नैतिकता को भी कम से कम आगे आकर के इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि पृथ्वी का कितना दोहन करेंगे, कितना दोहन करना चाहिए जो हम अननेसेसरीली करते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोगों में जो लोभ है, लालच है, लालच के वश, स्वार्थ के वश हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि आगे क्या होगा। हमको आज दिखता है कि आज हमारे पास पैसा आ रहा है, आज हम ये कर ले वो कर ले, कोई नहीं देख रहा है, हम चुप के कर ले, लेकिन आगे भविष्य में क्या होगा वो सब कुछ उजागर हो जाएगा। ठीक है, हमें बिल्कुल। वो हमारे ही बच्चों को समझ जाओ, समझना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ जी। मैं। अक्सर क्या होता है ना, जैसे मैं तुलसी का पौधा तो लगा ही लेती हूँ जी, घर पे जी। कि हाँ कुछ नहीं है तो चलो तुलसी का पौधा लगा लेते हैं। तुलसी के अलावा कुछ और भी ऐसे पौधे हैं जो हम मतलब घर में लगा सकते हैं, जिनकी हम सेवा कर सके, मतलब बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन हाँ आंवला है, जामफल है, बहुत सारे एलोवेरा है। एलोवेरा तो घर में बहुत जरूरी है। औषधीय पौधे लगाइए, औषधीय पौधे बहुत सारे लगा सकते हैं हम लोग। जब हम आजकल शारीरिक तो उन्नति इंसुलिन करेंगे तो के पौधे भी आ गए हैं, सामाजिक उन्नति भी होगी हाँ, उससे। सही बात ठीक है। तो आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमने पर्यावरण पे बात की, कोरोना के इस काल में जो हमने देखा कि पर्यावरण को कहीं ना कहीं जो क्षति पहुंच रही थी, तो वहां पे जो पर्यावरण था वो काफी सेफ हो गया। क्यों सेफ हो गया? क्योंकि लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया, जो फालतू का प्रदूषण हो रहा था गाड़ियों के द्वारा या फिर फैक्ट्रियों के द्वारा, वो होना बंद हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो उस वक्त का जो पर्यावरण था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेफ था और सुरक्षित था। लेकिन अब जब बात आती है फिर से, जब लोग अपने घरों से वापस निकलने लगे, लोग जो है ऑफिस के लिए दौड़ने, अपनी गाड़ियां दौड़ाने लगे, बच्चे हैं वो अपने स्कूल जाने लगे, कॉलेज जाने लगे, लेकिन घर में कौन बचता है? हमारी माताएं बहनें। ऐसी ही माताएं बहनें हमारे पर्यावरण को सुरक्षित बनाती हैं और उनको कहीं ना कहीं संरक्षण रखती हैं कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और जिससे कि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमेशा मिलती है, जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसका लाभ उठा सके। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।